इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के चौथे यूनिट के बारे में, जिसका नाम है योग एवं व्यायाम का स्वास्थ्य से संबंध। 3 नंबर का यूनिट है दोस्तों और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले हम बात करेंगे योग के बारे में। तो देखिए, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है और योग शब्द संस्कृत की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, गठबंधन करना, बांधना तथा अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी कि इसमें सही में इसका अर्थ होता है जुड़ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों इसी क्रम में महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त या मन की वृत्तियों के दमन को योग कहा गया है। 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में दोस्तों आपको ज्यादातर प्रश्न एक एक दो दो नंबर के ही पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा, या फिर योगश्चित वृत्ति निरोध किसने कहा, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, अगला है महाकाव्य गीता में कहा गया है कर्मेषु कौशलम, यानी कि कर्म कौशल ही योग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में दोस्तों उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग होता है। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग के अंग। देखिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं और जिन्हें अष्टांग कहा जाता है। अष्टांग किसे कहते हैं, अष्टांग क्या कौन कौन से हैं, सारे 8 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और ये अष्टांग किसने कहा, महर्षि पतंजलि ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे तो आपको इस तरह से प्रश्नों में उलझना नहीं है, सारे पॉइंट्स को ठीक तरीके से क्लियर कर लेना है। दोस्तों इसका पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यम के बारे में। तो यम समाज के कल्याण के लिए है, इंद्रियों एवं मन का संयम यम है। यम के 5 अंग हैं। पांचों अंग के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पांचों अंग में पहला है अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य। इस तरह से आपको पांचों के बारे में ध्यान रखना है और थोड़ी सी इनके बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अहिंसा। तो मन वचन एवं कर्म में किसी को कष्ट न देना ही अहिंसा है। दूसरा है सत्य, मन वचन तथा कर्म में एक रूपता ही सत्य है। और तीसरा है अस्थेय, मन वचन व कर्म से दूसरों द्वारा उपार्जित वस्तु का उपभोग न करना, यह है अस्थेय। और अगला है अपरिग्रह, यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री का संग्रह न करना। और इसी क्रम में दोस्तों अगला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य योग में जीवन का आधार है। ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे दोस्तों योग का दूसरा अंग है नियम, और इसमें देखिए यह शरीर शुद्धि के लिए होता है। और इसके 5 अंग हैं संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और शौच। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों तीसरा है आसन, यानी कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि योगासन शरीर को स्वस्थ तथा निरोगी तो रखते ही हैं, बल्कि मन तथा विचारों को भी पवित्र बनाते हैं। चौथा प्रकार है दोस्तों प्राणायाम। संस्कृत भाषा के प्राण प्लस आयाम से प्राणायाम बना है। श्वास प्लस श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रकार है प्रत्याहार। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। छठा प्रकार है धारणा या एकाग्रता। तो मन की एकाग्रता का प्रयास ही धारणा है। सातवां प्रकार है ध्यान या साधना। तो मन को निरंतर एक लक्ष्य पर स्थिर रखने में सफल हो जाना ही ध्यान है। और 8वां प्रकार है समाधि या आत्मानुभूति। तो समाधि योग की अंतिम अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस तरह से आपको 8 प्रकार अष्टांग के बारे में जानकारी रखनी है। और इसके बाद में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के 3 पक्ष होते हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है सामाजिक। ये ध्यान रखना है आपको। और अगला है व्यायाम। व्यायाम के 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक व्यायाम। और व्यायाम के पक्ष अगर आपको पूछता है तो 4 पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास। ये आपको व्यायाम और स्वास्थ्य के पक्ष ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ व्यायामों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले योगासन की सावधानियां आपको ध्यान रखनी है। कई बार परीक्षा में आया हुआ है। योगासन का अभ्यास प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाहिए। योगासन स्वस्थ एवं शांत स्थान पर करना चाहिए। योगासन दरी, चटाई आदि पर करना चाहिए। योगासन खाली पेट करना चाहिए। योगासन करने से पूर्व शरीर के लिए गर्माना यानी कि वार्मिंग अप आवश्यक है। योगासन करते समय हमारा पूरा ध्यान अपनी श्वास एवं प्रभावित अंगों पर होना चाहिए। योगासन करने के लिए प्रातः सूर्योदय एवं सायंकाल का समय उचित रहता है। योगासन करते समय शरीर के अंगों को झटका नहीं देना चाहिए, अर्थात सहन क्षमता के अनुसार अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अंगों की क्षमता, अभ्यास और आवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में दोस्तों अगला यहाँ पर देखिए ताड़ासन। ताड़ासन को किस तरह से करना है, इस तरह से आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं।
और इसकी विधि देख लीजिए। दोनों पैरों के बीच में लगभग आधा फीट का फासला रख करके खड़ा होना है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठेंगे वैसे वैसे पैर की एड़ियां भी ऊपर उठेंगी। शरीर का भार पंजों पर रहेगा एवं शरीर पूरी तरह से ऊपर खींचा जाएगा। पुनः धीरे धीरे उसी प्रकार प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए इसके लाभ के बारे में। तो इसका पहला लाभ है दीर्घ श्वसन से फेफड़े सुदृढ़ एवं विस्तृत होते हैं। यह आसन बच्चों को कद वृद्धि के लिए अति उत्तम है। इससे समस्त शरीर के स्नायु सक्रिय एवं विकसित होते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों अगला आसन है त्रिकोणासन। और त्रिकोणासन की विधि देखिए। दोनों पैरों के बीच लगभग 1.5 फीट का फासला रखते हुए खड़े होना है। दोनों हाथ कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में खुले रहना चाहिए। श्वसन अंदर बढ़ते हुए बाएं हाथ से सामने से लेते हुए बाएं पैर के सामने भूमि पर टिका देना है। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। ये इसकी विधि है। और आगे दोस्तों अब इसके लाभ जान लो। लाभ देखिए, कमर का भाग लचीला बनता है, पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है, कमर के पृष्ठ भाग की मांसपेशियां स्वस्थ होती है, छाती का विकास होता है। ये आपको लाभ ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगला आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन की देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के दाहिने पैर के आगे से लेते हुए बाएं पैर के घुटने से ऊपर लेते हुए लपेट देंगे और उसी प्रकार हाथों को लपेट करके नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। इस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये इसकी विधि है। और इसके लाभ देखिए, हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है एवं हाथ पैर के विकार दूर हो जाते हैं। गुर्दे के रोगियों के लिए विशेष लाभप्रद है। अंडकोश में वृद्धि होती है। पुरुष ग्रंथि में लाभदायक है। मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। ये आपको लाभ ध्यान रखना है। अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन की विधि देखिए। सावधान की मुद्रा में इस तरह से आपको बैठना होता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। और इसकी विधि देखिए, सीधे बैठ करके दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। इसी प्रकार बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर रखेंगे। मेरुदंड सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखेंगे। प्रारंभ में 1-2 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। धीरे धीरे इसी प्रकार प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। ये इसका विधि है। लाभ देखिए, ध्यान के लिए उत्तम आसन है। मन की एकाग्रता व प्राणोत्थान में सहायक है तथा जठराग्नि को बढ़ाता है। वात रोग में लाभदायक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वात रोग में लाभदायक कौन सा आसन है, तो आपको पद्मासन इस तरह से पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों पश्चिमोत्तानासन विधि। इसमें देखिए दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं। आसानी से आप इसकी विधि लिख देंगे। और लाभ देखिए, इससे उदर शक्ति में वृद्धि होती है, भूख बढ़ती है, मेरुदंड लचीला बनता है, वीर्य संबंधी विकार नष्ट होते हैं, साइटिका मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। ये लाभ आपको ध्यान रखने हैं। अगला है दोस्तों वज्रासन। वज्रासन देखिए चित्र में आप विधि देख लीजिए। यहाँ पर चित्र में आप आसन देख पा रहे हैं। इस तरह से विधि आप लिख पाएंगे कि इस तरह से बैठना होता है, घुटनों के बल और हाथों को इस तरह से सीधा रखना होता है। आप लिख पाएंगे। लाभ देख लीजिए। सीजन लाभ देख लीजिए, भोजन के तुरंत पश्चात किया जाने वाला यह एकमात्र आसन है। तो देखिए एकमात्र आसन जो कि भोजन के बाद किया जाता है, आपको कौन सा आसन है तो पूछा जा सकता है प्रश्न 1 नंबर का। आपको ध्यान रखना है। इससे भोजन जल्दी एवं आसानी से पच जाता है, घुटनों का दर्द दूर होता है, मन एकाग्र रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। ये आपको लाभ ध्यान रखने हैं। अगला है दोस्तों अर्धमृत्येंद्रासन विधि। यहाँ पर दोस्तों चित्र में देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको बैठना होता है, उस तरह से आपको घूमना होता है। अर्धमृत्येंद्रासन ये है। और इसकी विधि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। लाभ देख लीजिए, कमर दर्द एवं मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। पीठ की सभी नसों व नाड़ियों में रक्त संचार अच्छी प्रकार से चलेगा। पेट के दोषों को दूर करके आंतों को ताकत प्रदान करता है। लाभ आपको सभी आसनों के ध्यान रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों भुजंगासन विधि। तो भुजंगासन आपको इस तरह से लेट करके करना होता है। यहाँ पर देखिए आगे से ऊपर उठना होता है, पीछे से नीचे होकर के। और ये इसकी विधि है। सांप के फन के समान आकृति आपको बनानी होती है। इसे भुजंगासन कहते हैं। और इसके लाभ देखिए, वक्ष स्तर का विकास होता है, मेरुदंड में लाभ मिलता है, स्वप्न दोष दूर होता है, गर्दन व पीठ का दर्द दूर होता है। ये इसके लाभ हैं। अगला है दोस्तों शलभासन। शलभासन की विधि आप देख लीजिए। शलभासन इस तरह से आपको, भुजंगासन में तो आपको आगे से उठना होता था, बट अभी देखिए शलभासन में पीछे से उठना होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके लाभ हैं उदर, सीना, गर्दन, पैर एवं साइटिका के लिए ये लाभदायक है। अगला है धनुरासन। धनुरासन में देखिए इस तरह से आपको धनुष की तरह बनना होता है। चित्र में आप कंप्लीट देख पा रहे हैं। चित्र को देखकर ही आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस तरह से काम सारा हो रहा है। विधि आप आसानी से लिख पाएंगे धनुरासन की। और हम जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। पेट की चर्बी कम होती है, पेट की गैस दूर होती है, पेट के रोग नष्ट होते हैं, हृदय मजबूत बनता है, गले के रोग दूर होते हैं, आंतें मजबूत एवं निरोगी बनती है। ये इसके लाभ हैं। और अगला आसन है दोस्तों हलासन।
हलासन का चित्र आप इस तरह से देख पा रहे हैं। आपको पैरों को इस तरह से सिर के ऊपर से लाना होता है और हाथों को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है सीधा। विधि दोस्तों आप लिख पाएंगे आसानी से। और हम जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तो पेट की चर्बी कम करता है, मेरुदंड लचीला बनता है, कंधे गर्दन व भुजाएं मजबूत होती है। ये इसके लाभ हैं। अगला है सर्ववागासन। यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं, टांगों को ऊपर करना होता है, इस तरह से हाथों को करना होता है। ये इसकी विधि है। यहाँ पर देखिए शरीर के समस्त अंगों की क्रिया ठीक करने वाला आसन होने की वजह से इसे सर्वगासन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। सावधानी भी दोस्तों इसमें दी गई है कि उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी इस आसन को न करें। और अब जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तो देखिए लाभ है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, टॉन्सिल दमा खांसी में लाभ मिलता है, थायराइड ग्रंथि का स्राव संतुलित होता है। ये इसके लाभ हैं। और अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन में देखिए दोस्तों इस तरह से आप चित्र में देख पा रहे हैं, विधि आप लिख पाएंगे। इस तरह से पैरों के बल, इस तरह से हाथों के बल खड़ा होना है और आपको इस तरह से एक राउंड टाइप अर्धचंद्राकार आकृति आपको बना देनी है। और इसके लाभ देखिए, कमर दर्द, दमा, सिर दर्द, आंखों के विकार, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलोलाइटिस में विशेष लाभ मिलता है। और हाथ पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, शरीर में स्फूर्ति, ताकत एवं तेजस्व बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, उदर एवं आंतें सक्रिय होती है। ये इसके लाभ हैं। अगला है श्वासन। श्वासन की विधि देख लीजिए। इस तरह से आपको सीधा लेटना होता है, हाथ सीधे रखने होता है। ये श्वासन है। विधि आसान है इसकी। इस आसन को योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा किस आसन को कहते हैं? तो श्वासन को कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों, शरीर की स्थिति शव के समान हो जाने से इसे श्वासन कहते हैं। तो किस आसन में शरीर की आकृति शव के समान हो जाती है? तो श्वासन में हो जाती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। 1 नंबर के प्रश्न इस तरह से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। विधि आप समझ ही गए हैं, विधि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके लाभ के बारे में। तो देखिए, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तंत्रिका तंत्र सुव्यवस्थित होता है, शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क व आत्मा को भी पूर्ण विराम, शांति व आनंद मिलता है। अनिद्रा रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे ध्यान एकाग्रता व स्मरण शक्ति का भी इसमें विकास होता है। और निराशा, अहंकार, उपेक्षा, तनाव आदि विकार दूर होते हैं। इस तरह से ये आसन है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे 2 प्रश्न भी दिए हुए हैं। पहला है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा योगासन किया जा सकता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, आप कमेंट में बताइए। और दूसरा प्रश्न है, शारीरिक स्थिति से योगासनों को कितने प्रकार से करते हैं? ये भी आप कमेंट में जरूर बताना, हमने कितने प्रकार अभी पढ़ लिए हैं। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राणायाम के प्रकार। तो प्राणायाम के प्रकार पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सावधानियां। पहली है, प्राणायाम का अभ्यास प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन में ही करना चाहिए। प्राणायाम स्वस्थ एवं शांत वातावरण में करना चाहिए। प्राणायाम दरी, चटाई आदि पर करना चाहिए। किसी भी आपको सावधानियां पूछे तो इस तरह से ही आपको करना है। हमने अभी यहाँ पर देखिए व्यायाम के बारे में पूछा, योगासन के बारे में, तो वहां पर भी हमने सेम लिखा था और इस तरफ भी सेम लिखा है। तो ये सारी सेम सेम ही होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। अगला है देखिए, प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व एवं सूर्योदय के आधा घंटा बाद तक उपयुक्त रहता है। प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए। प्राणायाम भोजनोपरांत के 5 घंटे बाद करना चाहिए। अगर आपने प्राणायाम करने से पहले भोजन कर लिया है तो 5 घंटे बाद ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। ये इसकी सावधानियां हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिए, पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो देखिए, लोहार की धोकनी के समान श्वास प्रश्वास की क्रिया होने से इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन, सुखासन में बैठ करके किया जाता है। स्थिति सुखासन या पद्मासन आप पहले हम पढ़ चुके हैं। विधि देखिए, बलपूर्वक पूरक व रेचक करेंगे। इस क्रिया में सीना, कंधे, पसलियां फैलते एवं सिकुड़ते हैं। इस प्रकार 10 से 20 बार दोहराते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 से 7 मिनट तक अनवरत करने का प्रयास करते हैं, बिना रोक टोक करने का प्रयास करते हैं। सावधानियां देखिए, श्वास निकालते समय आगे झुकना नहीं है, मुखाकृति बिगाड़ना नहीं है। पूरक व रेचक करते समय पेट स्थिर रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए या कम समय के लिए ही करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और लाभ देख लीजिए, पहला लाभ है, इस प्राणायाम से नजला, जुखाम, गले तथा कफ रोगों की निवृत्ति होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है एवं भूख लगती है। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो पद्मासन या सुखासन में बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। स्थिति पद्मासन या सुखासन, इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। एक नाक से आपको सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, इस तरह से ये आसन रहता है। विधि आप देख लीजिए और इसके लाभ देख लीजिए। कफ वात रोग दूर होते हैं, गले के विकार व उदर के कर्मी में लाभ मिलता है, नाड़ी शोधन होता है। और अगला प्राणायाम है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भंवरे के समान गुंजन करना होता है खुद के कानों को बंद करके। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसके लाभ देखिए, भ्रामरी प्राणायाम मानसिक उत्तेजना तथा उदासीनता दोनों ही अवस्थाओं में लाभकारी है। यह प्राणायाम मस्तिष्क के स्नायु को सुखद एवं स्वस्थ रखता है, मन शांत होता है एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है।
अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, यानी कि पद्मासन या सुखासन की स्थिति में किया जाता है। शीतकारी चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सावधान बैठ कर के किया जाता है। और देखिए, होठ खुले रख करके सामने के ऊपर तथा नीचे के दांतों को आपस में मिला करके आम अवस्था की तरह जिह्वा समतल रख करके मुंह के मध्य से पूरक करेंगे और फेफड़े पूर्ण भरने के पश्चात दोनों नासिका रंध्रों से रेचक करेंगे। पूरक मतलब कि अंदर ले जाएंगे, रेचक मतलब बाहर निकालेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लाभ देखिए, शरीर में शीतलता पैदा होती है, मन शांत रहता है, दांतों से खून आना या पायरिया रोग को रोकता है। और अगला प्राणायाम है दोस्तों शीतली प्राणायाम, और इसमें देखिए यह प्राणायाम सामान्य स्थिति में बैठ करके किया जाता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, और इसमें देखिए यह ध्वनि आपको निकालनी होती है और लंबा और गहरा पूरक आपको ग्रहण करना है और फिर बाद में उसको निकाल देना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लाभ देख लीजिए, इस प्राणायाम से शरीर का ताप कम होता है, रक्तचाप में लाभ मिलता है, और आगे देखिए दांतों में खून आना एवं पायरिया को रोकता है, मन शांत रहता है। और इसी क्रम में दोस्तों अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, और इसकी स्थिति देखिए ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसके लाभ देख लीजिए, मृगी तथा मानसिक रोगों में लाभदायक है, टॉन्सिल ठीक होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी में लाभ मिलता है, नाक कान तथा गले के रोग दूर होते हैं, आवाज में मधुरता आती है, ये इसके लाभ हैं। और अगला प्राणायाम है महाप्राण ध्वनि, और चित्र में आप देख पा रहे हैं ओम ओम आपको निकालना होता है ध्वनि, और महाप्राण ध्वनि ये है। लाभ इसके मन एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है एवं अन्य यौगिक क्रियाएं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है कपालभाति। कपालभाति देखिए सुखासन तथा पद्मासन में बैठ करके कपालभाति क्रिया करते हैं। कपालभाति का चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सांस आपको झटके से लेना होता है, झटके से छोड़ना होता है, ये इसकी विधि है। और आगे देखिए दोस्तों इसके लाभ जान लीजिए। पूरे दिमाग को सक्रिय करके सुप्त केंद्रों को जागृत करता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, मोटापा कम होता है, चेहरे का ओज बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप प्रश्नों को प्राणायाम के कोई 4 प्रकार बताइए, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना किसे कहा जाता है, प्राणायाम का संबंध मुख्यतः शरीर के किस तंत्र बॉडी सिस्टम से है, ये प्रश्न हमने आपको परीक्षा में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सारे टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। और इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों आपको आंसर प्राणायाम टॉपिक में मिलने वाले हैं। प्राणायाम टॉपिक को ध्यान से पढ़ करके आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और आगे देखिए दोस्तों यौगिक व्यायाम, तो देखिए सूर्य नमस्कार योगासनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह यौगिक व्यायामों का राजा कहलाता है। यौगिक व्यायामों का राजा कौन है, सूर्य नमस्कार है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। इस एक ही व्यायाम से कई आसन एक साथ पूर्ण हो जाते हैं, इसका स्वास्थ्य लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करना अच्छा रहता है। इसमें 12 अवस्थाएं विभिन्न आसन मुद्राओं की होती है। तो स्थिति 1 में हाथ जोड़ना है, स्थिति 2 में इस तरह से होना है, स्थिति 3 देखिए आपको घुटनों के बल इस तरह से झुकना है, और स्थिति 4 देख लीजिए, स्थिति 5, स्थिति 6, स्थिति 7, स्थिति 8, स्थिति 9, स्थिति 10, स्थिति 11, स्थिति 12। तो ये 12 स्थितियां सारी जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी स्थितियों के बारे में बताना है, आपको ध्यान से इन सभी स्थितियों को देख लेना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। वीडियो को पॉज करके अगर कुछ छूट गया है तो आप उसे दोबारा पढ़ लेंगे। आपको दोस्तों जो भी व्यायाम और जो आसन जो प्राणायाम आपको बताए गए हैं उन सभी के लाभ आपको ध्यान रखने हैं, और कौन सा आयाम कब किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है।